RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जलमंडल और जीवमंडल। दोस्तों, बात करें तो एनसीईआरटी का ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और जैसा कि आप देख रहे हैं इस किताब में जीवमंडल और दोस्तों बात करेंगे जलमंडल। जलमंडल की दोस्तों हम बात कर लेते हैं। बहुत अच्छे पॉइंट हैं, इनको पढ़ना भी दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो आपका देखिए दोस्तों, ये जलमंडल किताब में आपको दिख रहा होगा। जलमंडल छोटा सा टॉपिक्स है, इसको उठाएंगे। आप चाहें कोई किताब ले लीजिए एनसीईआरटी, चाहें आप ले लीजिए एससीईआरटी, दोनों किताबों से दोस्तों आपको ये मैटर मिल जाएगा। तो दोस्तों बात करें, इसमें ये आपको जलमंडल मिलेगा और दोस्तों थोड़ा सा और देखिए, इधर इस साइड में आपको मिल जाएगा दोस्तों ये जीवमंडल। इन किताबों का दोस्तों अध्ययन करना है। जीवमंडल दोस्तों इनका दोस्तों देखना है। अब ये किताबें दोस्तों एनसीईआरटी की किताब है और एससीईआरटी, दोनों का मैं मैटर आपको दूंगा। ये दोस्तों किताब ऐसी है, यदि आप कायदे से इसका अध्ययन कर लेते हैं तो बेस बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे चलो देख लेते हैं क्या इसमें दिया है। तो दोस्तों जलमंडल की बात करें सबसे पहले मान लेते हैं कि दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है। मैं आकृति बस ऐसे ले रहा हूँ, ये हमने अपनी पृथ्वी बना ली छोटी सी दोस्तों, इस तरीके से ये पृथ्वी हमारी। अब बात करें, ये पूरा सागर है। तो दोस्तों इस सागर में यदि हम बात करें तो 97 पॉइंट, डाटा इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 97.2% जल है यहाँ पर। क्या है? 97.2 जल है। कौन सा जल है? ये सागरी या महासागरी जल है। सागरी या महासागरीय जल है दोस्तों ये जो, लेकिन ये जल पीने योग्य नहीं है दोस्तों। सागरी महासागरी जल सागरों का जल होता है, ये गतिशील होता है और खारा भी होता है। जब दोस्तों ये खारा है तो इसलिए पीने योग्य नहीं है। कुछ जल जो दोस्तों बचता है, यदि मैं बात करूं इस हिस्से में, तो दो प्रकार के जल हैं। एक तो पीने योग्य दोस्तों, पीने योग्य एक जल है पीने योग्य। उस दोस्तों कितना है? तो 0.03% ये दोस्तों पीने योग्य जल है। यदि बात करें दोस्तों 2.77% ये जल जो है वो बर्फ़ के रूप में है। ये जल बर्फ़ के रूप में है, तो दोस्तों इसको हम पी नहीं सकते। जैसे दक्षिण महासागर आपका, अंटार्कटिका, आर्कटिक, ये महासागर हैं दोस्तों, ये पूरे बर्फ़ से ढके हुए हैं ध्रुवों पर। तो दोस्तों जल तो है, लेकिन ये पीने योग्य नहीं, हमारे आपके प्रयोग नहीं होगा। हम यदि आप यहाँ पर कुछ करना चाहें तो बहुत सारे परीक्षण कर सकते हैं और कुछ नहीं। बात करें पीने योग्य 0.2% है और ये बराबर घटता जा रहा है। बराबर जल दोस्तों घटता जा रहा है। अब इसकी मात्रा बहुत हद तक घट गई है। ये आंकड़ा जब से खोजा गया तब का है, अगली बार आंकड़ा आएगा तो कम ही आएगा दोस्तों। तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार भी हम और आप हैं। तो आगे बात करें, लिख लेंगे आप, बना लेंगे आप। तो 97.2 सागरीय जल है जो खारा है, पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य 0.03% है। बर्फ़ में दोस्तों या बर्फ़ के रूप में 2.77% जल है। आप चाहे एनसीईआरटी की किताब देखें, आपको डायग्राम मिल जाएगा, इतना जल होगा। चाहे एसईआरटी देखें, दोनों में मिल जाएगा। जो सरकारी स्कूलों में किताबें चलती हैं दोस्तों, इसका मैटर भी आपको मैच करेगा। और जो अन्य जैसे नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है या दिल्ली बोर्ड की जितनी किताबें वो एनसीईआरटी चलाते हैं, वहाँ पर भी दोस्तों आपको ये मिल जाएगा। अब यदि बात करें जल, तो दोस्तों जो हमारा जल है ये 3 रूपों में पृथ्वी पर मिलता है। ठोस, बर्फ़, दोस्तों बात करें ठोस के रूप में मिलता है, बर्फ़ और द्रव्य, बर्फ़ और द्रव्य के रूप में ये हमारा जल प्राप्त होता है। समुद्री जल दोस्तों, अब बात करें जो समुद्री हमारा जल होता है, इसकी ऊंचाई 0 मानी जाती है। मैंने आपसे पिछले वीडियो में इस बात पर डिस्कस किया है। तो समुद्री जो जल है उसकी ऊंचाई 0 मानी जाती है। तो जल चक्र की दोस्तों बात कर लेते हैं। जल चक्र कैसे हम तक पहुंचता है। मान लीजिए दोस्तों बात करें
कि इस तरीके से चक्र चलता रहता है। मेरे साथ आप भी दोस्तों नोट करते रहें, ज़्यादा बेहतर होगा। तो यदि बात करें दोस्तों, जैसे बारिश हुई और आप देखते हैं नदी नाले तालाब खेत में पानी भर जाता है, फिर होता क्या दोस्तों, वही बर्फ़ वाष्प बन के उड़ जाता है, ऊपर चला जाता है। जितनी रोशनी यहाँ पर सूरज की आती है उस तरीके से दोस्तों ये वाष्प बन के ऊपर चला जाता है। फिर वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, फिर वर्षण हुई, फिर दोस्तों क्या होगा, संघनन होगा और फिर ये पानी नीचे दोस्तों आ जाएगा। बस आपको ये देखना है। दोस्तों बात करें अभी 2014 की, तो उत्तराखंड में एक त्रासदी आई थी। उसमें देखा होगा दोस्तों कि मान लीजिए ऊपर से बहुत सारा एक प्लेट टाइप में है, और जैसे आप चाय बनाते हैं या घर में चाय बनती है तो देखते हैं होंगे उस पर जो ढकने वाला है उसमें बहुत सारी भाप वाष्पीकरण के द्वारा इकट्ठा हो जाती है। फिर वही क्या होता है, एक पास इस तरीके से इकट्ठा होती है और फिर वो धीरे धीरे नीचे गिर जाती है। जब नीचे गिर जाती है, कुछ बूंदें ऐसी होती हैं जो एक में मिल जाती हैं गिरते गिरते, और ये बड़ा आकार ले लेती हैं। जब ये नीचे गिरती हैं दोस्तों बड़ा आकार के रूप में, तब क्या होता है, कहीं पर ज़मीन धंस जाती है, जिसको बोलते हैं कि बादल फट गया। ये घटनाएं होती हैं, लेकिन बादल कहीं नहीं फटता है। इतना दोस्तों आपको दिमाग में रख लेना है। तो दोस्तों जलमंडल में अब कक्षा 6 के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई ये ना समझे कि सर ने बहुत कम बताया है, अभी और मैटर था। मैं सिर्फ और सिर्फ कक्षा 6 की किताब से बता रहा हूँ। कक्षा 6 NCERT SCERT दोनों की किताब से दोस्तों आपको मैटर दे रहा हूँ। जैसे ही कक्षा 6 पूरा होगा, हम कक्षा 7 में पहुँचेंगे, कक्षा 8 में पहुँचेंगे, 9, 10, 11 तक की NCERT हम आपको पूरा करवाएंगे। इसलिए धैर्य बना के धीरे धीरे हमारे साथ पढ़ते रहिए। वादा है दोस्तों कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए सब्जेक्ट में कोई माई का लाल आपको हरा नहीं सकता है। चलिए हरा दे दोस्तों, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स, अनसब्सक्राइब, अनलाइक और मेरा व्हाट्सएप नंबर, हर तरीके से आप मुझे बोल सकते हैं कि सर आपने झूठ बोला था। चलिए दोस्तों, और मैं द्रोणाचार्य की तरह अर्जुन को दिया गया जैसे आशीर्वाद होता है, मैं ऐसे भी आपको आशीर्वाद शुभकामनाएं देता हूं कि आप भी सर्वश्रेष्ठ दोस्तों ज्ञानी और इस चैनल के शिष्य छात्र सहयोगी माने जाएंगे। बस आप लगे रहिए, ये वादा हमारा है आपसे। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। तो जल वाष्पीकरण वायुमंडल में पहुंचता है, फिर दोस्तों वायुमंडल में पहुंचकर वहां पर क्या होता है दोस्तों, संघनन होता है, कोहरा है या पाला है, उसके रूप में फिर ये नीचे गिर जाता है। इतना क्लियर हो गया होगा दोस्तों। फिर बात करें दोस्तों महासागर, जल में महासागर भी आते हैं, महासागर, जल में दोस्तों महासागर भी आते हैं। इन महासागरों में अब आपको कुछ देखना है, चलिए देख लेता हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों। एक लाइन याद रखेंगे, पहद दोस्तों याद रखेंगे, पहद ऐसे याद रखेंगे, पहद, हाँ ये सही रहेगा, पहद। तो PAHAD, पहद। पी से है प्रशांत महासागर, पी से दोस्तों प्रशांत महासागर है। कहाँ है ये प्रशांत महासागर, ये आपको मैं बताऊंगा। कितना है ये पॉइंट दोस्तों, 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हमारा प्रशांत महासागर। आप नोट कर लेंगे, क्रम पूछा जा सकता है, मिलान के लिए आ सकता है, UPSC, UPSSC, SSC, बैंक, पुलिस, ये हर चीज़ में पूछा जाता है। आप उठा के देखेंगे, क्वेश्चन इससे नीचे आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। तो बात करें दोस्तों, प्रशांत महासागर 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ये फैला हुआ है तो देखिए ये हमारा मैप है छोटा सा, ये हमारा दोस्तों मैप हो गया। और प्रशांत महासागर की बात करें तो देखिए दोस्तों, ये प्रशांत महासागर है, यहाँ पर ये प्रशांत महासागर है। आपके पास दोस्तों मैप होगा, तो जब मैप दोस्तों मिलेगा तो इस तरह किताबों में गोल मैप होता है। तो यहाँ पर नक्शे कुछ होते हैं, यहाँ पर देश हैं, यहाँ पर देश हैं, तो यहाँ पर प्रशांत महासागर है, यहाँ पर प्रशांत महासागर है, तो गोल रूप में दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ और यहाँ
तो हम आसानी से कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर वृत्ताकार है। कैसा दोस्तों? वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर वृत्ताकार है। नोट कर लीजिए, प्रशांत महासागर वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर दोस्तों एशिया और रूस दोनों जगह से फैला है। कहाँ? एशिया और रूस दोनों जगह प्रशांत महासागर फैला है। एक ये दोस्तों पॉइंट नोट कर लेंगे। प्रशांत महासागर में दोस्तों क्या पाया जाता है? प्रशांत महासागर में दोस्तों पाई जाती है मेरियाना गर्त। क्या पाई जाती है? मेरियाना गर्त पाई जाती है। महत्वपूर्ण पॉइंट, प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त सबसे गहरा स्थान है। क्या? प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त दोस्तों पाई जाती है। यदि बात करें तो बेरिंग जलसंधि भी है, लेकिन मैं अभी बताऊंगा बेरिंग जलसंधि कहाँ पर है दोस्तों। तो प्रशांत महासागर हो गया दोस्तों, नोट कर लेंगे। आगे मैं बात करता हूँ दूसरे सागर की। फिर मैं दोस्तों बात करता हूँ अटलांटिक महासागर। क्या? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर दोस्तों ये रहा, ये अटलांटिक महासागर रहा। ये अटलांटिक महासागर देखिए दोस्तों इस तरीके से बन रहा है और इस तरीके से जा रहा है। अटलांटिक महासागर दोस्तों यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और कुछ हिस्सा एशिया यहाँ पर दोस्तों फैला है। तो अटलांटिक महासागर देखिए एस बन रहा है, तो अटलांटिक महासागर दोस्तों एस आकार का है। एस आकार का, ये प्रश्न कई बार पूछा गया। तो अटलांटिक महासागर एस आकार का है। अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। कितना है? तो 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। 8.2 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। अगला बात कर लेते हैं। अब आ गया दोस्तों अपने हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा महासागर का नाम कौन सा हो सकता है? अब देखिए दोस्तों, प्रशांत हो गया, ए से पहद, तो दोस्तों ए से क्या हो गया? अटलांटिक, एस से हिंद महासागर, एस से दोस्तों हिंद महासागर। हिंद महासागर की दोस्तों बात करें, हिंद महासागर कैसा है हमारा? त्रिभुजाकार है। देखिए दोस्तों ये आपका भारत रहा, ये प्यारा सा भारत, आपका नहीं हम सबका भारत। ये दोस्तों हिंद महासागर रहा और इसकी देखिए इस यहाँ से फैला हुआ है और इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से फैला हुआ है। ये कौन सा है? ये रहा हिंद महासागर। हिंद महासागर त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर या कह सकते हैं इस तरीके से हिंद महासागर है। और हल्का सा यदि हम भारत को भी जोड़ दें तो हिंद महासागर एम आकार का भी हम बना सकते हैं। हिंद महासागर एम आकार का भी दोस्तों बना सकते हैं। त्रिभुजाकार आ जाए, एम आकार का आ जाए तो हिंद महासागर। दोस्तों यदि हम इस तरह लें तो हिंद महासागर इस तरीके से है, तो दोस्तों हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं। हिंद महासागर इस तरीके से हम ले सकते हैं क्योंकि इस तरीके से महासागर फैला हुआ है। तो एम आकार का है और हिंद महासागर दोस्तों त्रिभुजाकार है। चलिए, हिंद महासागर का नाम दोस्तों हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा। एक ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, हिंद महासागर। हिंद महासागर दोस्तों वो सागर है जहाँ पर विदेशियों को बहुत यात्रा करवाई इसने। चलिए फिर मैं आगे बात करता हूँ। हिंद महासागर का क्षेत्रफल कितना है? 7.3 करोड़, 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। फिर दोस्तों बात करता हूँ आगे पड़ा क्या? एच, तो एस से आर्कटिक महासागर। आर्कटिक, एस से दोस्तों क्या है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर दोस्तों बात करें कहाँ है? तो आर्कटिक महासागर देखिए दोस्तों, आर्कटिक महासागर ये रहा आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों ये उत्तरी ध्रुव भी है। क्या? उत्तरी ध्रुव भी है आर्कटिक महासागर। उत्तरी ध्रुव भी आर्कटिक महासागर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके बारे में कोई विशेष विशेषता नहीं दोस्तों। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में स्थित है और काफ़ी बर्फ भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? वैज्ञानिकों के समर्पित है। चलिए अगला एक और देख लेते हैं दोस्तों, डी से दक्षिण महासागर। कौन सा है? दक्षिण महासागर दोस्तों। अगला है दक्षिण महासागर। दक्षिण महासागर दोस्तों ये रहा। देखिए दक्षिण महासागर, इसको हम दक्षिण ध्रुव भी बोलते हैं। पहली बात ये
दूसरी बात दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था ग्लोब हमारा है, ये 3 रेखाएं मैंने कहा था कसम से याद कर लो। तो का, सा और मा, तो का से कर्क, सा से विषुवत और मा से दोस्तों मकर रेखा। ये दोस्तों इधर 23.5 है, ये 23.5 डिग्री, ये भी दोस्तों 23.5 डिग्री है, ये भी 23.5 है, ये दोस्तों 0 डिग्री है। इसके बाद दोस्तों ध्रुव पर 66 डिग्री है। इसी के दोस्तों थोड़ा सा नीचे ये 60 अंश तक फैला हुआ है। तो दक्षिण महासागर 60 अंश तक दक्षिण ध्रुव में फैला हुआ है, एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों, ये अंटार्कटिका महासागर जो आपका है, ये कैसा महासागर है? अंटार्कटिका महासागर दोस्तों नीचे की ओर, या हम कह सकते हैं दक्षिण महासागर, ये अंटार्कटिका को नीचे से घेरे हुए है, इसको महाद्वीप बोलते हैं और अंटार्कटिका महासागर भी दोस्तों बोलते हैं। साथ में अब दोस्तों बात कर लें, ये अटलांटिक महासागर जो बीच में है, ये सबसे व्यस्त महासागर है। जो अटलांटिक महासागर मैंने आपको बताया, आपने जो नोट किया होगा, ये सबसे व्यस्त महासागर है, ये जो एस आकार का है। बीच में आप दोस्तों देख रहे होंगे तो यहाँ के जो देश हैं अटलांटिक महासागर में दोस्तों, जो यूरोप और अफ्रीका के देश हैं, ये सारे देश दोस्तों छिछले हुए हैं या इधर उधर लगे हुए हैं। तो कह सकते हैं अटलांटिक महासागर की जो सतह है, जो किनारा है, वो दोस्तों खुदरा हुआ है, या अटलांटिक महासागर दोस्तों खुदरा हुआ है। यहाँ पर देश दूर दूर हैं, इसी कारण यहाँ पर मतलब अटलांटिक महासागर में बंदरगाह बहुत ज़्यादा हैं। तो अटलांटिक महासागर में बंदरगाह बहुत ज़्यादा हैं, तो अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है। अर्थात यहाँ से दोस्तों मैं कभी जलमार्ग पढ़ाऊँगा तो इस तरीके से यहाँ पर यातायात बहुत है। यहीं दोस्तों अटलांटिक महासागर होते हुए और यहाँ से सीधा दोस्तों इस रास्ते से वास्को डी गामा भारत आया था। मैं इतिहास में पढ़ा चुका हूँ, आप चाहें तो मेरा आधुनिक भारत के जो लेक्चर हैं वो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो मैं बात करूँ, आपका जलमंडल हो गया। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ स्थल मंडल की। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं स्थल मंडल की। जलमंडल आपका हो गया। अब देखिए दोस्तों स्थल मंडल क्या है, स्थल मंडल में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं ये पूछा जा सकता है। स्थल मंडल का महत्व क्या है, स्थल मंडल को कैसे दोस्तों बांटा गया है, इन चीज़ों को पूछा जा सकता है। तो मैं दोस्तों आपको किताब से दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों जलमंडल आपका हो गया, साथ में जीवमंडल, स्थल मंडल नहीं, जीवमंडल स्थल मंडल, इसका अगला जो पार्ट रहेगा वो स्थलाकृतियाँ हैं। फिलहाल जीवमंडल में स्थल मंडल वायुमंडल तो पढ़ना पड़ेगा तभी तो हो पाएगा। तो मैं दोस्तों बात करता हूँ जीवमंडल की। देखिए इस पेज पर इस किताब में थोड़ा सा जीवमंडल दिया है, मैं कुछ बातें अपनी तरफ से जोड़ दूंगा और जब मैं बड़े स्तर पहुंचूंगा कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, ज़्यादा आप लिखने के चक्कर में नहीं रहेंगे, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। एक काम करिए, जैसे मैं कक्षा 6 का लेक्चर अभी करवा रहा हूँ, 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा, तो कक्षा 6 का पूरा मैटर 5 पन्नों में आना चाहिए। 5 इधर 5 उधर दोस्तों, 5 पेज मतलब 5 पन्नों में 10 पेज और 5 पन्नों में आना है। ये नहीं कि दोस्तों जैसे कि ये बुक हो गई तो इस बुक में क्या एक तरफ इधर लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे, एक ये पन्ना हो गया, पेज इधर पेज इधर। तो 5 से ज़्यादा ना, धीरे धीरे लिखो, कम कम लिखो, क्योंकि जब मैं इंटर तक पहुंचूंगा तो ये दोस्तों इतनी मोटी कापी हो जाएगी। और इतनी मोटी कापी आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं। यदि एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है, आपने ज़्यादा लिख लिया है तो रिवाइज नहीं कर पाएंगे, कम लिखा है तो दोस्तों आप एग्ज़ाम के समय रिवाइज कर लेंगे। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो आगे दोस्तों हम बात करेंगे जैवमंडल की। चलिए दोस्तों जैवमंडल बहुत महत्वपूर्ण है। स्थल मंडल मैं इसके साथ में इसके बाद में पढ़ाऊंगा। चलिए दोस्तों बात करता हूँ, ये आपका एक मंडल हो गया, ये आपका एक मंडल हो गया, ये आपका एक मंडल हो गया, ये दोस्तों आपका हो गया स्थल मंडल, ये आपका हो गया जलमंडल, ये आपका हो गया वायुमंडल। जो तीनों से बचा या बना ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर जल भी है, स्थल भी है, वायु भी है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है। जीवन संभव है इसलिए इसको कहा जाता है जीवमंडल। इतना आपको
क्लियर हो गया होगा। जीवमंडल, तो बात करें दोस्तों जीवमंडल में क्या क्या है, तो जीवमंडल में आपका स्थल मंडल है, प्लस जल मंडल है, प्लस वायुमंडल है, बराबर जीवमंडल आपका बनके तैयार हो गया। तो इसकी आप परिभाषा भी लिख सकते हैं और ये पूछा जा सकता है कि जीवमंडल में कॉमन चीज़ कौन है, या जहाँ पर स्थल जल वायु तीनों पाए जाते हैं वहाँ किस मंडल का निर्माण होता है। मंडल वैसे आपके 3 ही हैं, लेकिन ये आपका 4 इनका कॉमन है। यदि पूछ दिया जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों आप कोई किताब नहीं पढ़ेंगे, किसी किताब के चक्कर में नहीं रहेंगे, जितना मैं बता रहा हूँ बस इतना रामबाण है आपके लिए और इतना बहुत है। आप चाहे वनडे स्तर की तैयारी कर रहे हों, चाहे बड़े स्तर की तैयारी कर रहे हों, बेस जानना सबको ज़रूरी है। बेस दोस्तों हमारे चैनल से जान लीजिए और बड़े चैनल से आप चाहें जो कुछ पढ़ लें। तो आगे बात करता हूँ दोस्तों, इस मंडल में, कहाँ, जल मंडल में CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर गैसें ज़्यादा हैं, तो इन गैसों में दोस्तों CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। जब पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है तो उसको भूमंडलीय तापन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जीवमंडल में CO2 की मात्रा ज़्यादा है, इससे गर्मी उत्पन्न होती है, धरती हमारी गर्म हो रही है, तो इसको भूतापीय तापन या भूमंडलीय तापन के नाम से जाना जाता है। फिर मैं एक दोस्तों चर्चा करना चाहूँगा कि CO2 हानिकारक नहीं है। CO2 प्राणवायु है। किसके लिए है दोस्तों? CO2 पेड़ों के लिए प्राणवायु है। O2 ऑक्सीजन किसके लिए प्राणवायु है? हमारे और आपके लिए। फिर CO2 क्यों है दोस्तों धरती पर? इसका तो काम खत्म हो जाना चाहिए। ये गर्म कर रहा है धरती को, हमको नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों CO2 बहुत सारी गैसों को, यदि दोस्तों इसकी वृद्धि हो जाती है तो तापन हो जाता है। CO2 दोस्तों जो हमारे द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और ये इससे या CO2 से पेड़ पौधों का जीवन विकसित होता है। तो मैं दोस्तों आगे चर्चा करना चाहूँगा। स्थल मंडल में तो हो गया। जल मंडल में यहाँ पर दोस्तों जीव पाए जाते हैं। जीव वो 2 रूपों में बांटे गए हैं, एक पादप के रूप में और एक दोस्तों जंतु के रूप में। जीव या जंतु के रूप में, पादप के रूप में बैक्टीरिया भी है, कवक भी है दोस्तों। जंतु के रूप में हम आप हैं, जीव हैं, जानवर हैं, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। जीवन मंडल में यहाँ पर पेड़ भी आपको मिलेंगे, यहाँ पर दोस्तों नदियाँ भी आपको मिलेंगी, पहाड़ भी मिलेंगे और इन पर दोस्तों जीवन संभव होगा। उच्च तापमान में मिलेंगे। आपके मन में आ रहा होगा नदियों को दोस्तों तो जलमंडल में होना चाहिए था, पहाड़ों को स्थल मंडल में होना चाहिए था। फिर दोस्तों पेड़ कहाँ जाएंगे? पेड़ में तो भी जान है, पेड़ जीवमंडल में होंगे। इन नदियों में छोटे छोटे जीव होंगे, वो भी जीवमंडल में होंगे। यहाँ पर दोस्तों तापमान भले ही कठोर हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही है पहाड़ों पर, लेकिन जीवन आपको यहाँ पर भी मिलेगा। यदि जीवन मिल गया तो वहाँ पर दोस्तों जीवमंडल हो गया। मैं थोड़ी सी चर्चा और करना चाहूँगा इसी के साथ में दोस्तों। इसी लेसन में, इसी बुक में ये लेसन समाप्त हो रहा है। कुछ पॉइंट हैं महत्वपूर्ण आपके लिए, ये क्यों रह जाएं, तो मैं दोस्तों ये आपको दिखा करके चर्चा करना चाहूँगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों ये दिखा है, आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा नज़दीक से दिखा रहा हूँ। ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर कोष्ठक दिया है, बॉक्स दिया है, इसमें कुछ चीज़ें दी होती हैं। इस तरीके से इस पूरे लेसन में है, किताब में है, उसको जानना बहुत ज़रूरी दोस्तों। आइए देख लेता हूँ। मैं एक क्वेश्चनों की बात करूं, यूपीएससी कई बार पूछ चुका है दोस्तों। यूपी SSC, SSC, पुलिस, SI, ये सब दोस्तों इससे बाहर नहीं आते हैं। आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया दोस्तों पेपर, या ये पेपर में था नहीं, या उसने बहुत अंदर से पूछ लिया गया, या आप कहते हैं हमने कभी पढ़ा ही नहीं। ये सारी चीज़ें सरकारी किताबों में, NCERT किताबों में भरमार पड़ी है। बाकी किताबों को खरीदने की ज़रूरत नहीं। यदि आप 100 रुपये की किताब खरीदते हैं तो यही 10-10 रुपये की 10 किताबें आप खरीद सकते हैं। और 10 किताबों से दोस्तों जो आपने 100 रुपये की इतनी मोटी किताब खरीदी है, इससे 10 गुना ज़्यादा ज्ञान इन 10-10 रुपये की किताबों में है। चलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ। एक प्रश्न है दोस्तों, जैसे मैंने बॉक्स में कहा था कि जैसे लिथास का ग्रीक भाषा में, लिथास का ग्रीक भाषा में
अर्थ क्या होता है? लिथास का ग्रीक भाषा में अर्थ होता है पत्थर। अब दोस्तों आपके समझ में ये आ रहा होगा सर ये क्यों बता रहे हैं, तो हमने कई बार पढ़ा है कि ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ पत्थर होता है। ये पॉइंट बताना नहीं था, हमारा मतलब कुछ और है, हमें तो कुछ और निकालना यहाँ से है। ग्रीक भाषा में ही क्यों, फ्रेंच भाषा में ही क्यों, लैटिन भाषा में ही क्यों? कोई दुनिया में संस्कृत नहीं, उर्दू नहीं, अरबी नहीं, हिंदी नहीं, या अन्य शब्द अन्य भाषाएं नहीं हैं? दोस्तों देखिए, जो भाषाएं मर गई हैं, मतलब डेड हो गई हैं, जिन भाषाओं का अस्तित्व समाप्त हो गया है, उन भाषाओं से इनका अर्थ निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि इनके ग्रामर में दोस्तों, क्योंकि इनके ग्रामर में कोई बदलाव नहीं होता है। एक ये पॉइंट, कोई दोस्तों इसमें नया वर्ड नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए हिंदी में नए वर्ड जोड़े जाएंगे, उर्दू में जोड़े जाएंगे, या अंग्रेजी में नए नए डिक्शनरी में शब्द जोड़े जाते हैं, सब में नए नए शब्द जोड़े जाते हैं। लेकिन जिन भाषाओं को कोई बोलता ही ना हो, या जिन भाषाओं का जीवन ही ना हो, अस्तित्व समाप्त होने पर हो, उन भाषाओं में नए शब्द कौन जोड़ेगा? कोई नहीं, इसलिए ग्रीक भाषा में इनको लिया जाता है। तो ये दोस्तों आपके मतलब का हो सकता है। इस तरीके से लिथास का ग्रीक भाषा में क्या अर्थ है? पत्थर। बात करूं दोस्तों इसी तरीके से एटमॉस का अर्थ क्या है? एटमॉस तो खूब परिचित होंगे, आपने बहुत बार पढ़ा है, कक्षा 6 से ही आपने पढ़ लिया होगा। एटमॉस का दोस्तों क्या अर्थ है? एटमॉस का वाष्प, वाष्प हो गया, पर्यावरण से या एनवायरमेंट से संबंधित है। अगला बात करूं ह्यूडर, ह्यूडर का क्या अर्थ है? ये हा बना है, ब्रह्मा वाला है दोस्तों। ह्यूडर की बात करें, ह्यूडर में का अर्थ है जल, ग्रीक भाषा की यहाँ से बात हो रही है। ह्यूडर का क्या अर्थ है? जल। फिर दोस्तों बात करूं बायोस, बायोस का क्या अर्थ है? बायोस दोस्तों नाम से ही परिचित दिख रहा है, तो जीवन। तो बायोस का क्या अर्थ है? जीवन। ऐसे सवाल यदि एग्जाम में आ जाते हैं तो आपने कहा अरे ह्यूडर माने जल होता, हमने कभी पढ़ा ही नहीं। फिर आप कहते हैं एटमॉस माने, तो हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा है, ये वाष्प कहाँ से हो गया? फिर आपने कहा लिथास माने पत्थर होगा, हमने पढ़ा ही नहीं, इतिहास में फिलहाल कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। बायोस माने जीवन, ये आपको मिल जाएगा। तो ये सारे शब्द दोस्तों आपको उलझा देते हैं एग्जामों में, और फिर हम लोग क्या कहते हैं अरे आउट ऑफ सिलेबस आ गया। चलिए अब दोस्तों इसी बात में फिर हम बात कर लेते हैं जो आपका दिया है दोस्तों एडमंड हिलेरी की बात करें। एक और इसमें पॉइंट दिया है बॉक्स में, एडमंड हिलेरी कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड की एडमंड हिलेरी, हिलेरी, न्यूजीलैंड की एडमंड हिलेरी दोस्तों, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। और भारत की एक महिला है बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल दोस्तों, इनकी बात कर रहा हूँ। ये दो महिलाएं, न्यूजीलैंड की जो एडमंड हिलेरी हैं, ये विश्व में प्रथम महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को दोस्तों फतेह किया। कब? 29 फरवरी 1953, 29 फरवरी 1953। किसकी बात हो रही? ये बात हो रही है इनकी, एडमंड हिलेरी की दोस्तों बात हो रही, इन्होंने फतेह किया था। जापान की प्रथम महिला दोस्तों, जापान की प्रथम और विश्व में प्रथम महिला यदि बात करें जुंको ताबेई, जुंको न्यूजीलैंड की एडमंड हिलेरी, भारत की बछेंद्री पाल और जुंको ताबेई, किसकी बात हो रही? जुंको ताबेई कहाँ की हैं? जापान की हैं, जापान की हैं दोस्तों जुंको ताबेई, जिसने दोस्तों 16 मई 1975 को 16 मई 1975 को किसको फतेह किया? माउंट एवरेस्ट को। किसको दोस्तों? माउंट एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट को इन्होंने फतेह किया। एक दोस्तों ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। बात करें भारत की महिला बछेंद्री पाल, तो हमने बता दिया। तो एडमंड हिलेरी, बछेंद्री पाल, ये न्यूजीलैंड की प्रथम है, ये भारत की हैं। और विश्व में यदि बात करें तो दोस्तों ये जुंको और ताबेई हैं। आगे दोस्तों हम बात करते हैं
अब एक और दोस्तों पॉइंट दिया है कि वायुमंडल में जो हमारा शुष्क गैसों से बना है, जो हमारा वायुमंडल है शुष्क गैसों से बना है, इसमें दोस्तों 99% गैसें हैं और इसमें 78 नाइट्रोजन है, आपकी 21 ऑक्सीजन है, एक में अन्य गैसें आती हैं। फिर आप कहेंगे इसके पहले तो आपने कुछ और बताया था। ये मोटी भाषा में कक्षा 6 की दोस्तों किताब है। मैं जो डिस्क्रिप्टिव या फिर वायुमंडल में आपको बहुत सूक्ष्म तरीके से पढ़ा चुका हूँ, तो आप पुराना वीडियो हमारा देख लेंगे दोस्तों। वायुमंडल का जो पुराना वीडियो है उसमें परिमंडल, उसमें आप देख लेंगे। फिर दोस्तों बात करें, अब ऊंचाई बात करें दोस्तों। ऊंचाई एक और बॉक्स में दिया है, ऊंचाई पर बढ़ने से या ऊंचाई पर चढ़ने से क्या होता है, तापमान में गिरावट आती है, इसलिए पर्वतारोहियों को वहाँ पर सांस लेने में दिक्कत होती है। ऊंचाई के साथ में तापमान में गिरावट होती है, इसलिए पर्वतारोहियों को सांस लेने में तकलीफ होती है। एक दोस्तों ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। अगला कुछ बचा दोस्तों, हाँ वायु जो हमारी है, जो वायु दोस्तों हमारी है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। वायु उच्च दाब से दोस्तों निम्न दाब की ओर बहती है, एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। ऊंचाई पर बढ़ने से पर्वतारोहियों को सांस लेने में क्यों दिक्कत होती है, तापमान, मतलब वहाँ पर हवाओं तापमान का दबाव, ये दोस्तों निम्न कारण इसका होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। मैंने कक्षा 6 की किताब से बहुत सरल शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है, और मैं आशा करता हूं कि अगले वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलेंगे। और अगला जो वीडियो रहेगा हमारा, उसका दोस्तों उस लेसन का नाम है NCERT किताब के द्वारा दोस्तों पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ये दोस्तों बात करेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, दोस्तों इस पर बात करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।